हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ट्रिक्स। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने हरियाणा जीके की सीरीज़ में जो पिछली वीडियो है वो हरियाणा की मिट्टियों को कवर करवाया था। आज मैं जो स्टूडेंट है उनकी रिक्वेस्ट पर जो हरियाणा का इतिहास है उसको कवर करवा रही हूँ। और इस वीडियो में हम जो हरियाणा का इतिहास है वो हरियाणा जीके के हिसाब से पढ़ेंगे, न कि इंडिया जीके के हिसाब से। थोड़ा बहुत फैक्ट मैं इंडिया जीके के बताऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और उस नहीं तो जो ज़्यादातर फैक्ट होगा वो हमारा हरियाणा जीके से रिलेटेड होगा। और हरियाणा जीके से ही जो सीईटी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से बन जाएंगे, जितने भी जो प्राचीन इतिहास है उससे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर उनको भी मैंने कवर किया है इसमें। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्राचीन हरियाणा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास के पिता कौन है और इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस, ये तो सबको मालूम होगा। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। अब हम इतिहास को कितने भागों में पढ़ते हैं? इंडिया जीके के हिसाब से बता रही हूँ मैं। इतिहास को चाहे इंडिया जीके हो चाहे कोई भी हो, इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो इंडिया जीके के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे मेन बात है कि जो इंडिया जीके के हिसाब से जो प्राचीन भारत है उसका जो टाइम पीरियड क्या होगा, और मध्यकालीन भारत है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, और आधुनिक भारत का टाइम पीरियड क्या होगा। ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो प्राचीन भारत है उसका जो टाइम पीरियड है मानव जन्म से 712 ईस्वी तक। जितना भी जो भी घटनाएं घटी हैं वो प्राचीन भारत में काउंट की जाती हैं। और जो मध्यकालीन भारत है वो 712 ईस्वी से, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था पहला, उसके वहाँ से शुरू होकर 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई वहाँ तक के भारत को हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। आधुनिक भारत में 1707 के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं उनको हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये दोनों फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। इतिहास के पिता हेरोडोटस, और इतिहास को हम इंडिया जीके के हिसाब से 3 भागों में पढ़ते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में जो टाइम पीरियड है वो है मानव जन्म से 712 ईस्वी तक, और मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड 712 ईस्वी से 1707 तक, और आधुनिक भारत का जो टाइम पीरियड है वो 1700 और इसके बाद का जो टाइम पीरियड है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जो मानव का कर्म है, जो सबसे पहले मानव कौन से मतलब मानव का सबसे पहला कर्म जो सबसे पहले मानव आया उसको क्या बोला जाता था। तो जो सबसे पहले जो मानव का कर्म हमें याद रखना है, सबसे पहले मानव आया उसको हम रामापिथेकस बोलते थे। और आज के जो समय वर्तमान में जो मानव कर्म है उसको क्या नाम दिया गया है? होमो सेपियंस बोला जाता है। और जो दूसरे नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे जो मानव आया उसको बोला गया ऑस्ट्रोपिथेकस। और तीसरे नंबर पे जो मानव का कर्म होगा वो होमो इरेक्टस। और लास्ट में जो अब वर्तमान में जो मानव है उसको हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। राम में तो सबकी आस्था होती है, हम ऐसे याद रख सकते हैं। पहला कर्म क्या है? रामापिथेकस। राम में आस्था मतलब ऑस्ट्रोपिथेकस। दो तो याद हो जाएंगे, राम में आस्था। और होम में हम क्या करते हैं? होम में हम क्या सेम्पियन पीते हैं, तो होमो इरेक्टस और होमो सेम्पियन। होमो सेम्पियन ये दोनों 3 और 4 में आ जाएंगे। होमो सेम्पियन अभी वर्तमान का जो मानव का कर्म, जो मानव आज के समय में मानव को क्या बोला जाता है इतिहास में? होमो सेपियंस। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जो बीसी है उसकी फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो इसको हम बिफोर क्राइसिस बोलते हैं, लेकिन जो एचटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था उसको बोला गया था बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व। और एसी का जो फुल फॉर्म है वो एंडो डोमिनी बोला जाता है। और सेंचुरी को हम ये तो सभी को पता होगा शताब्दी बोला जाता है। वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। अब पढ़ते हैं हम इतिहास के प्रकार। इतिहास को हम किस तरह से पढ़ेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा गला खराब है, फिर भी आप मैनेज कर लेना। अब हम पढ़ेंगे इतिहास के प्रकार। इतिहास को हम
कैसे कवर करेंगे? हमने जो इंडिया जीके के हिसाब से तो पढ़ा है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, लेकिन इतिहास को हम किस तरह पढ़ेंगे? इतिहास को किस तरह बांटा गया है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राग ऐतिहासिक, इतिहास में जो चीज़ें मिली हैं उनके हिसाब से किन भागों में बांटा गया है? सबसे पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। चाहे वो इंडिया जीके हो, चाहे वो हरियाणा जीके हो, इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका टर्नओवर क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल का समय कब से कब तक है? जो चीज़ें प्राग ऐतिहासिक काल में आएंगी वे किस टाइम पीरियड की होंगी? तो जो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक की जो घटनाएं घटी हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल में आएंगी। और आदि ऐतिहासिक काल में 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक की जो घटनाएं घटी हैं या जो चीज़ें मिली हैं वो इसमें आएंगी। और ऐतिहासिक काल में 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक की चीज़ें आएंगी। आई होप आपको ये जो इनका टेनोवर वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का समय क्या है? तो इसका समय होगा 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। आदि ऐतिहासिक का होगा 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 और ऐतिहासिक का होगा 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। अब ये होता क्या है प्राग ऐतिहासिक काल? इस काल को प्राग ऐतिहासिक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एक ऐसा काल है जिसमें जो हमें चीज़ें मिली हैं, जो भी साक्ष्य मिले हैं वे प्रकृति से मिले, पुरातात्विक हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और इसी के आधार पर इनको जज किया जाता है। मतलब उनको ना तो हम पढ़ सकते हैं, ना उनको उनकी लिपि को, वो लिखित साक्ष्य नहीं है, ना तो बस उनको प्रकृति में मिल गए, उनको देख के ही हम जज कर सकते हैं कि ये इतने पुराने होंगे। और दूसरा जो आदि ऐतिहासिक काल है उसके साक्ष्य हमें लिखित में मिले हैं। जो आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य लिखित में मिले हैं, लेकिन जो प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य लिखित में नहीं मिले हैं वो वैसे ही मिल गए हैं नेचुरली, जिसको हम पुरातात्विक बोलते हैं, प्रकृति से मिले हैं वैसे ही। और इनको हम देखकर वैसे ही जज करते हैं चीज़ें, मतलब ये कितनी पुरानी होंगी। और जो आदि ऐतिहासिक काल में जो चीज़ें मिली हैं वे लिखित में मिली हैं, लेकिन उनकी लिपि इतनी पुरानी है, उनकी लिपि को मतलब भाव चित्रात्मक है, आज के समय में उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित में मिले हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों काल क्लियर हो गए होंगे। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को हम जो साक्ष्य मिले हैं वे पुरातात्विक हैं और आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य लिखित तो हैं, लेकिन जिनको हम पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी लिपि उसकी लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। और ऐतिहासिक काल में से जो भी साक्ष्य मिले हैं हमें वे लिखित में मिले हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि जो पाषाण काल है, जो पाषाण युग है जिससे हमें पत्थर मिला है, आदि मानव, ये सब क्या है, ये प्राग ऐतिहासिक काल में आते हैं क्योंकि इनके लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। पाषाण काल के जो भी चीज़ें मिली हैं हमें, जैसे कि आदमी ने आग जलाना कैसे सीखा, ये सब चीज़ें जो पाषाण काल में आती हैं ये हमें कोई लिखित में साक्ष्य नहीं मिला है। और जो आदि ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसके हमें लिखित में साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम इन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये आदि ऐतिहासिक काल में रखे गए हैं। और जो ऐतिहासिक काल है उसमें जैसे वेद हैं, हमारे साहित्य हैं, ग्रंथ है, ये सब किस में आएंगे, ये ऐतिहासिक काल में आएंगे क्योंकि हम इनको पढ़ भी सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम हरियाणा की दृष्टि से पढ़ेंगे कि जो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हरियाणा में, आदि ऐतिहासिक काल में क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या रोल रहेगा आदि ऐतिहासिक काल का हरियाणा में, और जो ऐतिहासिक काल है उसमें हरियाणा में क्या क्या हुआ है। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें हमें 2 ही चीज़ें याद रखनी है हरियाणा की दृष्टि से। सबसे पहली बात तो हरियाणा के जो सब साक्ष्य हैं वो सभी इनमें मिलता है, कालों में वर्णन मिलता है। हरियाणा का जो वर्णन है वो सभी ऐतिहासिक कालों में वर्णन मिलता है। अब जो प्राग ऐतिहासिक काल में उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम आगे 3 भागों में बांटेंगे, एक बार उनको देख लेते हैं फिर मैं आपको साक्ष्य बताती हूँ प्राग ऐतिहासिक काल के हरियाणा में क्या क्या मिले। प्राग ऐतिहासिक काल को आगे 3 भागों में डिवाइड किया है। ये
1820 में जर्गेनसन थॉमसन नामक एक अंग्रेज थे, व्यक्ति थे, उसने इसको 3 भागों में बांटा। प्राग ऐतिहासिक काल को उसने 3 भागों में बांटा है, जिसको हम बोलते हैं एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसने मध्य पाषाण काल को कांस्य युग बोला था और नवपाषाण काल को लौह युग बोला था। लेकिन हम जो पूरा पाषाण काल बोला जाता है, मध्य पाषाण काल बोला जाता है, नवपाषाण काल बोला जाता है, इसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये जो डिवाइड किया था ये 1820 में जर्गेनसन थॉमसन नामक एक व्यक्ति ने डिवाइड किया था प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में। और जो इनका जो खोज है वो भी 3 व्यक्तियों ने अलग अलग की थी। जो पुरापाषाण काल की खोज की थी रॉबर्ट बुशफूट ने 1863 में, और जो मध्य पाषाण काल है उसकी खोज की थी 1867 में CL कार्लिज ने, और नवपाषाण काल की जो खोज की थी 1860 में ली मंसूरी ने नवपाषाण काल के बारे में बताया था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, तो इनको भी आपको याद रखना है कि पुरापाषाण काल की खोज किसने की थी, और मध्य पाषाण काल के बारे में किसने बताया और कब बताया, नवपाषाण काल के बारे में किसने बताया। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो नवपाषाण काल है उसको सबसे पहले खोजा गया, वो 1860 में खोजा गया। किसने खोजा? ली मंसूरी ने। और लेकिन जो मध्य पाषाण काल है उसके बाद जो खोजा गया वो पुरापाषाण काल 1863 में रॉबर्ट बुशफोर्ड ने, और मध्य पाषाण काल 1867 में ली CL कार्लिज ने। इसको याद रखने के लिए हम जैसे इसको लिख सकते हैं RB, तो यहाँ पे रॉबर्ट फुट को RB लिख सकते हैं। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रानी नाम की लड़की का कोई बॉयफ्रेंड था और वो कार लेके कहाँ चले गए? मंसूरी चले गए। तो यहाँ से RB से याद हो जाएगा हमें रॉबर्ट बुशफुट जो कि 1863 में पुरापाषाण काल की खोज की, और कार से याद हो जाएगा हमें CL कार्लिज जो कि 1867 में मध्य पाषाण काल की खोज की, और मंसूरी चले गए कार लेके, तो ली मंसूरी से हमें ली मंसूरीज याद हो जाएगा 1860 में। अब हम पढ़ते हैं हरियाणा जीके के हिसाब से कि जो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या हुआ था हरियाणा में। प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहली घटना है जो पंचकुला है, वहाँ पे एक हजारों या लाखों साल पहले की एक खोपड़ी मिली है, जो हरियाणा की सबसे पुरानी वस्तु बताई जाती है। हरियाणा की सबसे पुरानी वस्तु क्या है जो बताई जाती है, कहाँ से मिली है? पंचकुला से, जो कि हजारों या लाखों साल से पहले की एक खोपड़ी मिली है। और इसकी खोज किसने की थी? गाई पिलग्राम नामक एक व्यक्ति ने। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और जो हम एज है वो कैसे याद रखते हैं? हमें पता है कि C14 नाम की एक पत्ती है जिससे हम जो पुरानी वस्तुएं पाती हैं, चीज़ें पाई जाती हैं, उनकी हम एज याद कर सकते हैं कि यह एज कितनी है। हमारी वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। तो C14 के अनुसार जो पंचकुला में हजारों लाखों साल पहले एक खोपड़ी मिली है, हजारों लाखों साल पहले की एक खोपड़ी मिली है जो हरियाणा की सबसे पुरानी वस्तु है, और इसकी खोज किसने की? गाई पिलग्राम नामक व्यक्ति ने। दूसरा फैक्ट जो कि प्रागैतिहासिक काल से मिला हमें हरियाणा में, वो है सीसवाल सभ्यता, और ये नवपाषाण काल से रिलेटेड है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो सीसवाल सभ्यता है वह नवपाषाण काल से रिलेटेड है, और यह सीसवाल सभ्यता कहाँ पे है? हिसार में है, और इसकी खोज की डॉक्टर सूरजभान ने। और यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से हमें मिला है मिट्टी के बर्तन, मन के मृदु भांड और तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, मन के मृदु भांड और तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। आई होप आपको ये प्राग ऐतिहासिक काल क्लियर हो गया होगा। प्राग ऐतिहासिक काल से हरियाणा जीके के हिसाब से हमें 2 ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो सीसवाल सभ्यता की खोज जो कि डॉक्टर सूरजभान ने की है, और एक जो पंचकुला से हमें बहुत पुरानी खोपड़ी मिली है। अब हम पढ़ते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल में हरियाणा में हमें क्या क्या साक्ष्य मिले। आदि ऐतिहासिक काल में तो हमें ढेरों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मैं इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वही कवर करवाऊंगी। तो आदि ऐतिहासिक काल में हरियाणा में सबसे पहले बात, तो आदि ऐतिहासिक काल में हमें सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो फैक्ट है हरियाणा में मिले हैं उनको कवर करेंगे, और सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको कवर करवाऊंगी इसी में। जो आदि ऐतिहासिक काल वो क्या है जिसके लिखित साक्ष्य तो परंतु पढ़ा नहीं गया है। उदाहरण के लिए जैसे कि सिंधु सभ्यता है, और सबसे पहली बात कि सिंधु सभ्यता का जो टर्नओवर है वो है 2300 C14 के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व C14 के अनुसार। लेकिन जो इतिहासकार है वो इसका टर्नओवर मानते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व।
सिंधु सभ्यता अगर 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह सबसे बड़ी सभ्यता है। जो विश्व में कितनी 4 मेन सभ्यताएं हैं उन्हीं में इसको शामिल किया गया है, और ये उनमें सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता है। और यह 3 देशों में फैली हुई है। सबसे पहले भारत में, पाकिस्तान में और तीसरा अफगानिस्तान में। भारत में इसमें 900 से ज़्यादा स्थान मिले हैं और पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा स्थल मिले हैं, और अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही स्थल मिले हैं। एक तो है सोतुगोई और दूसरा मुंडिकाक। ये दोनों आपको याद रखनी है। अफगानिस्तान से हमें 2 ही स्थल मिले हैं, जो कि है सोतुगाई और मुंडिकाक। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि जो हरियाणा में जो स्थल मिले हैं, वो हरियाणा में जो सबसे बड़ा स्थल मिला है वो है राखी गढ़ी, जो कि हिसार में है। और लेकिन पूछा जाए कि जो सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में, तो वो है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। वहाँ से एक सबसे बड़ा स्टेडियम मिला है, जो कि अभी फिलहाल ही में मिला है, लेकिन नहीं तो इससे पहले कौन था? राखी गढ़ी था, जो कि हिसार में है, हमारे हरियाणा में है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तीनों मतलब हरियाणा भारत में सबसे बड़ा स्थल, अगर धोलावीरा दिया है ऑप्शन में तो आप धोलावीरा के साथ जाएंगे, अगर नहीं दिया है तो आप राखी गढ़ी के साथ जाएंगे। अब पूछा जाता है कि क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों देशों में या पूरे मतलब वर्ल्ड में, या पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में है। और हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा? राखी गढ़ी, जो कि हिसार में है। और सिंधु सभ्यता के नाम भी कई हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। सिंधु सभ्यता को हम किन किन नामों से बोलते हैं? सिंधु सभ्यता को नामों से बोला जाता है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा और सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता। इन 3 नामों से बोला जाता है। आपको ये तीनों याद रखने हैं। हड़प्पा तो क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। और सिंधु और सरस्वती नदी के मुहानों पर स्थित था, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे मेन बात, जो इसके जो मुख्य स्थल हैं, जैसे कि हड़प्पा है, जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और 1922 में मोहनदास रखल बैनर्जी ने किसकी की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और पिगंट महोदय ने कुछ बोला है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानियां हैं। ये कथन कई बार क्वेश्चन में आया है कि यह किसने बोला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी है? ये बोला गया है पिगंट महोदय के द्वारा। अब हम इसके स्थल पढ़ते हैं, जो कि हरियाणा में क्या क्या है। सबसे पहला स्थल है बनावली सोतर, जो कि फतेहाबाद में है। अगर फतेहाबाद नहीं आए तो हिसार में। ये फतेहाबाद से 14 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज की थी RS बिष्ट ने 1973-74 में, बनावली सोतर। और ये जो हड़प्पा के सिंधु घाटी सभ्यता के 6 विकसित स्थलों में से एक है। और 6 विकसित स्थल कौन कौन से हैं? आपको ये भी याद रखने हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली। बनावली क्या है? जो सिंधु सभ्यता उसके 6 विकसित स्थलों में से एक स्थल है। तो 6 विकसित स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तंदूर, पक्की टाइलें, जले हुए जौ के साक्ष्य, मिट्टी का हल, ये सब मिले हैं। और सिंधु सभ्यता में जौ को यव कहा जाता था। सॉरी, ये यो लिखा है, यहाँ पे यो आगा। तो सिंधु सभ्यता में जौ को यो कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है। और सिंधु सभ्यता के लोग किस किस चीज़ों से परिचित नहीं थे? वह 4 चीज़ों से परिचित नहीं थे। लोहे से, रागी से, गन्ने से और मंदिरों से वे परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किन किन चीज़ों से परिचित नहीं थे। कई बार पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देके, तो वे लोहे, रागी, गन्ने और मंदिरों से परिचित नहीं थे। सेकंड जो स्थल है हरियाणा में, वो है भिंडराना लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे भिंडराना आएगा। तो ये 2003 या 6 में इसकी खुदाई की गई है। यह फतेहाबाद में है और सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल रहेगा। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे पुराना स्थल या हरियाणा में सबसे पुराना स्थल कौन सा होगा? वो होगा भिंडराना, जिसको 2014 में इसे अति प्राचीनतम नगर घोषित किया गया। और यहाँ से तीनों कालों के अवशेष मिले हैं। तीसरा जो होगा वह कुणाल, जो कि कहाँ पे है? फतेहाबाद में ही है। इसकी खोज भी 1885 में की गई। 1885
85 में की गई। और यहाँ से दो ही चीज़ें मिली, एक ही चीज़ मिली है मेन, तो 2 राजशाही मुकुट मिले। यही पूछा जाता है कि 2 राजशाही मुकुट कहाँ से मिले हैं, कुणाल फतेहाबाद से मिले हैं। और राजा का मुकुट कई बार पूछ लिया जाता है कि राजा का मुकुट कहाँ से मिला है, ये भी कुणाल फतेहाबाद से मिला है। सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता के भी आभूषण मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता कौन सी है, जो कि पाषाणकालीन सभ्यता मैंने बताया आपको, तो उसके भी साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, कुणाल फतेहाबाद से मिले हैं। दौलतपुर जो कि कुरुक्षेत्र में है, यहाँ से क्या मिला है, मिट्टी की मोहरें मिली हैं। इसको याद रखने की एक ही ट्रिक है, जिसके पास दौलत होती है उसको जो सोने की मोहरें हैं वे भी मिट्टी की लगती हैं। तो दौलतपुर से क्या मिली है, मिट्टी की मोहरें मिली हैं, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। फिर भगवानपुर, ये भी कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जिसकी खोज 1975 से 76 में जेपी जोशी ने की है, जेपी जोशी ने। और यहाँ से क्या क्या मिला है, ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि सिंधु सभ्यता के लोग व आर्य लोग एक साथ रहते हैं। ये कहा गया है कि इसमें जो भी चीज़ें मिली हैं, ऐसे दिखाया गया है कि यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता है और आर्य के लोग एक साथ रहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये एक झूठी बात है। और यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आर्य लोग और जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वे एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि सिंधु सभ्यता वह एक नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक करेंगे। आगे जो ये पूरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे कि आप भी बोर हो जाएंगे और आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।